जैन साहब, इस पूरे ब्लास्ट की जांच को भारत के सबसे बड़े आतंकवाद जांच में क्यों गिना जाता है, और उस समय क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरे ट्रायल चले सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं उस समय लखनऊ में आईजी एटीएस था। एटीएस की हम लोगों ने स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। एक एक्यूज पकड़ा गया था आतंकवादी, और जब उसका इंटरोगेशन हुआ हम लोगों ने किया तो पता ये चला कि उत्तर प्रदेश में उसने कोई ब्लास्ट नहीं किया है, परंतु अहमदाबाद ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड है। तो ये बात तुरंत बताई गई, गुजरात पुलिस, एटीएस आई। इसी ने जयपुर के भी ब्लास्ट किए थे, जो जयपुर में कई जगह ब्लास्ट हुए थे, और बहुत सी टीमें आई उसमें, आईबी की, सबकी, रॉ की, सब लोग लगे। वहां की पुलिस जो है, एटीएस आई गुजरात की स्पेशल प्लेन लेकर, और यहाँ के कोर्ट की अनुमति लेकर उसको लेकर अहमदाबाद गए। और अहमदाबाद ले जाने के बाद उस एक्यूज से पूरा केस खुला, और उसने सारा का सारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोला कि किस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा गोधरा के बाद जो राइट्स हुए थे, गोधरा इंसिडेंट के बाद, उसका बदला लेने के लिए किस प्रकार से ये 22 बम धमाके किए गए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। तो ये इसका खुलासा एटीएस यूपी ने ही किया था जी। जब उसने, उस एक्यूज ने, मैंने भी बात की थी, उसने मना किया कि यानी जैन साहब, यानी कि ये जो पूरा मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट था, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान से जरा सुन लीजिए। तो उसको जब पूरा इंटरोगेशन हुआ तो पता ही चला कि यूपी के किसी ब्लास्ट में शामिल नहीं है, और बड़ा सेंसेशनल उसने डिस्क्लोजर किया कि अहमदाबाद और जयपुर के ब्लास्ट हम लोगों ने किए। बिल्कुल। तो उसको जो है कोर्ट में पेश करके, और अहमदाबाद की पुलिस ले गई। बाद में जयपुर के ब्लास्ट भी उसी एक्यूज से खुले। ठीक है। और सही एक्यूज सबके सब पकड़े गए। इसमें से जो है वो 28 का एक्विटल हुआ है। किन सर्कमस्टांसेस में हुआ मुझे नहीं पता। इसमें जो है 38 को फांसी की सजा दी गई है, और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जैन सर, यानी कि जब परतें खुली, जब पूरा ट्रायल चला, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया आचार्य जी। अब ये तमाम जो ट्रायल्स होते हैं उसके बाद कोर्ट कोई फैसला लेता है, और फिर सजा बरकरार रखने का भी फैसला उसी आधार पर कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। अब जिस तरीके से मदनी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है, मौलाना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? और फिर जब मदनी के सवाल पर, मदनी के बयान पर जब सवाल उठते हैं, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि एक कौम को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, जो कर्म करोगे वैसे ही बदनाम कौन करेगा? इनको लगातार इसी बात को हिमायत की जाती। तमाम मदरसों में एक ही बात सिखाई जाती कि मुसलमान को केवल एक के लिए काम करना है, वो भी अल्लाह के लिए काम करना है। मैं तो कह रहा हूं, अल्लाह साहब भी ऊपर बैठ कर परेशान होंगे कि कैसे लोग आ गए हैं, इंसानियत की बात नहीं करते, इंसानियत के रूप में शैतान जो है उनको पालने का प्रयास करते हैं। तमाम आतंकवादी संगठन विश्वव्यापी जो है, तमाम केवल इन्हीं की कौम वाले हैं, इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं। भाई क्यों है आपके भाई? क्यों है भाई? मैं तो सीधा पढ़ रहा हूँ, क्यों है आपके भाई? आतंकवादी का क्या धर्म, क्या मतलब होता है? क्या सिखा रहे हो? आतंकवादी का धर्म क्या मतलब होता है? तमाम आतंकवादी, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार करा। सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा कि आपके बंदों को फांसी होगी, क्या उम्र कह दोगे? भाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम लोगों ने खैर मकदम करा। अब हमें लगता है कि भारत के अंदर कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। लेकिन नाज़िम जी, इस तरीके के बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? मदरसे हैं, इस तरीके के बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? अरे भैया समझ लो, वो कोई लोग कोई और थे जो बन के आए, जो नहीं ढले। अब्दुल कलाम आजाद कोई और थे, लेकिन आप लोग मानसिकता जो है, एक आदमी आ गया बच के आकर, उसकी अपनी योग्यता से 99% लोग यही कर रहे हैं भाई। 99% लोग ये कर रहे हैं, सामने आ रहा है भाई, सामने आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, कोर्ट की तरफ से जो इस पूरे मामले पर फैसला हुआ है, सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन मौलाना की एक स्टेटमेंट ने एक बार फिर से इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए।